नमस्कार दोस्तों। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है, एक छात्र का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को लेके वो बहुत ही परेशान था। प्रश्न आपके सामने है और हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र इस प्रश्न को लेकर परेशान हो, आपकी भी ये समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं। प्रश्न दिया है कि नीलांबर, पीतांबर, घनश्याम जैसे शब्दों में कौन सा समास होगा या कौन सा समास है, बहुव्रीहि या कर्मधारय। यानी उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें बहुव्रीहि समास भी हमें दिखाई देता है, कर्मधारय समास के भी लक्षण दिखाई देते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें हमारा द्विगु समास के लक्षण भी दिखाई देते हैं और वो बहुव्रीहि समास के भी लक्षण देता है। तो ऐसे शब्द जब हमारे सामने आ जाएं तो हम क्या फैसला करेंगे। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को समास बता देती हूँ, चुटकियों में सिखाना करना कि कैसे आप समास को पहचानेंगे। सबसे पहली चीज, फिर इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको पहचानना कैसे है, हम वो चीज देखते हैं। तो बात करें अगर हम समास की, तो यहाँ पे मैं आपको ना वो पूरी डिटेल नहीं समझा रही हूँ। यहाँ मैं समझा रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें समास को आप कैसे पहचानेंगे। बहुत जल्दी फास्ट तरीके से बताऊंगी, विस्तार से हम फिर किसी दिन किसी वीडियो में करेंगे। तो इसको आपको समझना है। जैसे बात करते हैं हम समास की, तो समास हमारे कुल कितने होते हैं। अगर हम हिंदी भाषा में बात करें तो हिंदी भाषा में कुल हमारे जो समास हैं वो 6 हैं। अब ये 4 प्रकार से माने जाते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग प्रधानता के आधार पर। तो अभी हम समास की संख्या की बात कर रहे हैं। समास की संख्या कितनी है हमारी, 6 है। तो 6 प्रकार के समास हम पढ़ते हैं, तो उन्हीं को हम देखते हैं। तो इनको हम किस तरह से लेते हैं, इन्हें हम 4 में डिवाइड करके इन 6 को लेते हैं। कैसे, अभी मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। ये फ्रेम जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये फ्रेम आपको अपने दिमाग में रखना है और इसी से आप सारे समास अपने एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे समास लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ये हमारा आता है सबसे पहला। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीसरा हम यहाँ पे लेते हैं बहुव्रीहि समास और चौथा समास लेते हैं हम तत्पुरुष समास। देखो इस क्रम में आप याद करोगे ना तो बहुत आसान होगा। और तत्पुरुष समास के अंदर हम लेते हैं 2 समास, एक हमारा द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। अब ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में इन 6 समास में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी उन्हीं शब्दों में पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। सीधे सिंपल समास को कभी आपका एग्जामिनर नहीं पूछता है, उन्हीं को पूछता है जिनमें आप उलझे हुए होते हैं। तो उलझे हुए को सुलझाना कैसे है, सबसे पहले तो हम इन 6 के गुण को, इनकी पहचान को देख लेते हैं। बहुत जल्दी से चुटकियों में, बहुत छोटे शब्दों में देख लेते हैं। विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी छोटी छोटी चीजों को यानी कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो, अव्ययी भाव समास का आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद है, यहां मैं लिख देती हूं, प्रथम पद पर आपको ध्यान ये देना है कि क्या होना चाहिए, कोई अव्यय शब्द हो या फिर कोई उपसर्ग हो। अगर आपको इतना दिखाई दे गया तो वो पहचान किसकी है, अव्ययी भाव समास की है। बहुत एकदम से जल्दी से फटाफट याद करने वाली। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जैसा कि इसका नाम है, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, या दोनों एक दूसरे में झगड़ा करने वाले जो शब्द होते हैं। अब झगड़े में कैसे, या तो विलोम होंगे या तो पूरक होंगे। पूरक क्या होता है, मतलब एक दूसरे से कम न समझने वाले, अपने आप को एक दूसरे से कम न समझने वाले शब्द, या जो एक दूसरे के बिना किसी काम के नहीं होते, या जो एक दूसरे की जरूरत उनमें होती है। तो ऐसे जो शब्दों के जोड़े होते हैं उनको हम पूरक शब्दों की श्रेणी में रख लेते हैं। तो यहाँ हमारे दिमाग में क्या होगा कि या तो शब्दों के मध्य विलोम का संबंध हो या तो पूरक का संबंध। अब थोड़ा सा जल्दी से उदाहरण भी इसका मैं बता दूंगी। विलोम और पूरक का, विलोम में जैसे हम बात करें रात दिन, तो रात दिन एक साथ आ गया तो विलोम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विलोम संबंध आ जाएगा, द्वंद्व समास के अंदर आएगा। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि रोटी दाल रोटी, अगर दाल रोटी ऐसे दे दिया तो दाल और रोटी क्या है,
दाल भी ज़रूरी है हमारे लिए, रोटी भी ज़रूरी है, यानी दाल और रोटी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं आती हैं, तो दोनों का साथ ज़रूरी होता है। तो इस तरह के शब्द हमारे पूरक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास की बात करें तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है या अन्य पद निकलता है। अन्य पद मतलब कोई तीसरा पद। इसमें इसको याद रखना है आपको, अर्थात। यहाँ पर अर्थात के बाद जरूर कोई आता है। जैसे मान लो हमने कहा महादेव, या कहें कि महान हैं जो देव अर्थात शिव, तो यहाँ पे महादेव के लिए क्या रखा कि महान हैं जो देव अर्थात शिव। तो इस तरह से जब अर्थात वाला शब्द निकलता है और वो भी पहले शब्द से अलग होना चाहिए, तो वो हमारे किस में आते हैं, बहुव्रीहि में आते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण लिया कि घनश्याम, तो घन के समान हैं जो काले या सांवले अर्थात कृष्ण, तो अर्थात निकला तो घनश्याम से अर्थात कृष्ण मतलब अलग अलग हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं हमारे, जैसे हमने कहा दशानन, 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख, तो दशानन अर्थात रावण। तो इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो किसके अंदर आते हैं, बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाते हैं। तत्पुरुष समास में हम बात करते हैं तो तत्पुरुष समास की पहचान शॉर्ट ट्रिक जो होगी, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। अब प्रधान मतलब, अब आप कहेंगे उत्तर पद मतलब दूसरा पद होता है, दूसरा पद वो प्रधान होता है, यानी जो मुख्य है वो दूसरा वाला पद रहता है। जैसे हमने कहा पॉकेट मार, तो पॉकेट मार में जो मार है यानी पॉकेट को मारने वाला ही तो क्या होगा, पॉकेट मार होगा। तो मार जो शब्द है वो हमारा क्या है, उत्तर पद प्रधान हो जाता है। जैसे मान लो हमने एक और उदाहरण लिया, जैसे घुड़सवार, तो घुड़सवार में तो जो सवार शब्द है वो हमारा क्या है, वो एक प्रधान है, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं घुड़सवार तो हमारे दिमाग में घोड़े की नहीं, घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति यानी सवार की फोटो बनती है। तो आपको उत्तर पद प्रधान से दिमाग में क्या रखना है, हमारे दिमाग में जिसकी फोटो बनती है वही होता है। विस्तार से आपको समास पढ़ाऊंगी, लेकिन आज मैं बता रही हूँ बहुत छोटा, जल्दी में, मतलब कैसे मैंने आज ऐसे समझा है कि जैसे हमारे छात्रों के ऊपर एक प्रेशर होता है ना परीक्षा भवन में, वैसा प्रेशर लेके तो जल्दी में आप समास को कैसे समझ सकते हैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ। अगर आपको ये उत्तर प्रधान समझ में ना आए तो इतना समझ लो कि पूर्व पद, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके नीचे, पूर्व पद यानी जब हम उसके किसकी बात करेंगे, उसकी व्याख्या की बात करेंगे। अगर हमने उसके समास विग्रह की बात करी तो इसकी दूसरी पहचान हमें समास विग्रह में हो जाती है कि जो शब्द का जो पहला पूर्व पद होता है उसके तुरंत बाद हमें कारक चिन्ह मिलता है। तो पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह, ठीक है, तो हमें कारक चिन्ह मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। पूर्व पद के बाद हमें कारक चिन्ह मिलता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, या जैसे ही हमने घुड़सवार की बात कही, तो घुड़सवार क्या, तो घोड़े का सवार, तो घोड़ा, जो घोड़ा शब्द है उसके बाद का कारक चिन्ह आ गया। या हमने कहा पॉकेट मार, तो पॉकेट मार कहा तो पॉकेट को मारने वाला, तो पॉकेट पूर्व पद है तो उससे पहले को कारक चिन्ह आ गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास के अंदर ही हम यानी उसी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ये दो अलग समास होते हैं, यानी इनमें द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है इनका उत्तर पद तो प्रधान होता है, लेकिन साथ ही साथ इनकी पहचान क्या होती है कि द्विगु समास जो है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची। अब संख्यावाची है तो मतलब जो पहला पद होता है उसमें संख्या होती है। जैसे हमने कहा चौराहा, तो चौराहा कहा तो जो चौ है उसका अर्थ हो गया 4, तो ये चौराहा हो गया। जैसे मान लो हमने कहा त्रिलोक, तो त्रिलोक जैसे लोक से पहले त्र आ गए तो 3 लोक, ठीक, तो त्र का अर्थ क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर जैसे कहा सडानन, तो सडानन आपका सड जो है उसका मतलब हो गया 6 और आनन मतलब मुख, तो 6 मुख वाला। लेकिन ध्यान रखिए इसमें सडानन अर्थात कार्तिकेय भी निकल रहा है, तो अभी आपको यहाँ पे सावधान होना है कि सडानन जब 6 मुख वाला ये वाली बात आई है तो संख्या आई है, तो इसके अंदर द्विगु समास भी है, तो बिल्कुल है द्विगु समास भी है।
और बहुब्रीहि समास भी आ गया क्योंकि अर्थात निकल रहा है। जैसे मान लो दशानन की बात करें तो 10 हैं आनंद जिसके अर्थात। अब मान लो अगर किसी व्यक्ति को अर्थात रावण न पता हो तो उसके दिमाग में तो परिभाषा किसकी जाएगी, द्विगु समास की जाएगी। और इसको अगर हम द्विगु समास में रखते हैं तो उसका पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है, तो इससे नकारा भी नहीं जा सकता, यानी इस परिभाषा को भी फॉलो कर रहा है वो पूरा। तो अब यहाँ पर दशानन के अंदर 2 समास हो गए, एक बहुब्रीहि और एक द्विगु। अब आपकी परीक्षा में अगर आ जाता है तो आप सबसे पहला चुनाव बहुब्रीहि का करेंगे। यानी अगर ऑप्शन में आपको बहुब्रीहि नहीं मिलता है तब आप उसके दूसरे नंबर के समास पर जाएंगे। तो जो हमारे छात्र के सामने समस्या आई उसमें उसे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला चुनाव हम बहुब्रीहि का करते हैं। तो अभी जैसे मान लो कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में क्या विशेषता होती है, तो कर्मधारय की विशेषता होती है कि इसके दोनों पदों के मध्य या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है, या फिर या तो ये होता है या फिर इसके अंदर उपमेय और उपमान का उपमेय और उपमान का संबंध होता है। या तो इसके अंदर क्या होता है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, या तो फिर इसके अंदर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कर्मधारय। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि नीलांबर, तो नीलांबर मतलब नीला है अंबर, तो अंबर माने वस्त्र, नीला माने नीला, तो नीला वस्त्र है। तो नीला वस्त्र है तो इसके अंदर क्या आ रहा है, विशेषण और विशेष्य का संबंध आ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से तो ये कर्मधारय भी होता है। लेकिन नीलांबर मतलब नीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात आता है शनि के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या हो गया, अर्थात भी आ रहा है इसमें, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण, ठीक है, अर्थात राम, अर्थात विष्णु, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, या ऐसे आते हैं बाघांबर, बाघ का वस्त्र धारण करने वाला, तो अर्थात शिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन में ध्यान ये देना है कि अगर आपको एक शब्द में एक से ज़्यादा समास दिखाई दे रहे हैं और उनमें अगर बहुब्रीहि समास भी आया हुआ है तो उनको हम सबसे पहले बहुब्रीहि के कोटे में रखेंगे। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं मिलता है तब हम उसको किसके अंदर रखेंगे, जो भी उसके अंदर दूसरा है। अगर कर्मधारय है तो कर्मधारय, द्विगु है तो द्विगु, अगर तत्पुरुष समास है तो तत्पुरुष समास। ध्यान रखिए हमारे पास हमारे जो शब्द हैं उनके अंदर 3-3 समास हो सकते हैं एक अवस्था में, एक ही समय में। तो ऐसा नहीं है, हमें किसी शब्द पर रूड नहीं होना है कि इसमें तो बस ये आ गया तो ये आ गया, नहीं। समास को अच्छी तरह से पहचानना है, अच्छी तरह से जानना है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया, यानी जो हमारे छात्र का प्रश्न था कि नीलांबर, पीतांबर, घनश्याम जैसे शब्दों में कौन सा समास होना चाहिए, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो मैंने आपको बताया कि नीलांबर, पीतांबर और घनश्याम जैसे जो शब्द हैं इनके अंदर हमारा बहुब्रीहि और कर्मधारय, और साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके अंदर हमारा तत्पुरुष समास भी है। तो ये तीनों समास इसके अंदर होते हैं। पर जब हमारे एग्जाम में पूछे जाएं तो सबसे पहला चुनाव हम करेंगे वो बहुब्रीहि का करेंगे, ठीक है। पहला चुनाव किसके कोटे के लिए करेंगे, बहुब्रीहि के लिए। और जब बहुब्रीहि हमें ऑप्शन में ना मिले तब हम उसमें कर्मधारय का चुनाव करेंगे, यानी कर्मधारय मतलब दूसरे नंबर पर उसका चुनाव करेंगे जो उसके अंदर दूसरा समास आ रहा है। तो देखो समास आपका कितना सिंपल है। अब आप किसी भी शब्द को अगर देखते हैं तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, इसको आप अपने दिमाग में रखिए। हमने यहाँ पे बात करी अव्ययीभाव समास की, कि अव्ययीभाव समास की पहचान हम कैसे करेंगे कि उसका प्रथम पद या तो कोई अव्यय हो या तो कोई उपसर्ग हो। जैसे अब हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मान लो हमने यहाँ पे उदाहरण लिया, एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि प्रतिदिन, ठीक है। तो आपको पता है प्रति, हमारा ये प्रति क्या हो गया, एक उपसर्ग भी है और एक अव्यय शब्द भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया, ठीक है। हमने जैसे शब्द लिया असत्य,
तो असत्य शब्द हमने यहाँ पर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें जो अ दिया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा हो गया उपसर्ग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया हमारा, अव्ययभाव समास हो गया। जैसे द्वंद्व समास की जब हम बात कर रहे थे, तो मान लो द्वंद्व समास में जैसे हमने रखा दिन रात, तो यहाँ पे दिन रात जो हमने लिखा, तो ये हमारा क्या है, दिन और रात में क्या है, विलोम शब्द है। तो आपने ये यहाँ पर देखा कि द्वंद्व समास में हमने देखा कि या तो हमारा विलोम शब्द या तो हमारा कोई पूरक। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे पूरक में हम देख लें, हमने कहा हवा पानी, हवा पानी, तो जीवन जीने के लिए आपको क्या जरूरी है, हवा और पानी, दोनों में से कौन सी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो हवा पानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसके अंदर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो द्वंद्व से मैंने बताया जिनके बीच में झगड़ा आए, तो झगड़ा कौन करते हैं, या तो दोनों एक दूसरे के एंटी हों वो करते हैं, या तो एक दूसरे से जो कम ना हो वो करते हैं। तो आपको पता है हवा भी जरूरी और पानी भी जरूरी, तो ये भी नखरे दिखाएगा, ये भी नखरे दिखाएगा कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ। तो ऐसे शब्दों में आपको ध्यान देना। देखो ये जो मैंने आपको एक तरीका बताया ना कि आपको द्वंद्व मतलब द्वंद्व झगड़ा और इस तरह से याद रखने के लिए बताया है, एकदम ये चीज फॉलो नहीं करना है आपको ना। समास को एक लंबे समास को, यानी 2 क्लास के समास को मैंने आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश करी है कि कैसे आपको याद रखना है। अब अगर आपको लगता है कि भाई नहीं समझ में आ रहा है हमें, या हमें और विस्तार से सीखना है मैम, तो मैं आप लोगों को विस्तार से भी सिखाऊंगी। किसी दिन एक क्लास लूँगी समास की बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि पूर्व पद क्या है और हमारा उत्तर पद क्या है, ये सारी चीज़ हम डिटेल बात करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।